हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 6 किलर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज इन चिल्ड्रन आर एक्सेप्ट। चिल्ड्रंस के अंदर 6 किलर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज होती है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखकर आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन बी येलो फीवर, ऑप्शन सी परटूसिस, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी येलो फीवर। येलो फीवर जो है हमारी वो 6 किलर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के अंदर नहीं आती है चिल्ड्रंस में। चलिए जानते हैं हम 6 किलर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमाइलाइटिस, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटेनस एंड मीजल्स। यह 6 डिजीज होती है जो कि हमारी क्लासिकल 6 किलर डिजीज के अंदर आती है, जो कि टारगेट की गई है ईपीआई यानी कि एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के अंदर। अब बात आती है कि आप इन 6 किलर डिजीज को इजीली याद कैसे रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको याद करना आपको, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटेनस को आप साथ में याद करेंगे, डीपीटी, टीबी, पोलियो, डीपीटी एंड मीजल्स। तो इस तरह से आपके 6 डिजीज कवर हो जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर येलो फीवर इंक्लूड नहीं था, इसीलिए हमने क्वेश्चन के अंदर येलो फीवर को राइट आंसर कंसिडर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रैवलर्स डायरिया इज कॉज्ड बाय। ट्रैवलर्स डायरिया का कॉज क्या है? ऑप्शन ए एंट्रोपैथोजेनिक इकोलाई, ऑप्शन बी एंट्रो इन्वेसिव इकोलाई, ऑप्शन सी एंट्रोहेमरेजिक इकोलाई, ऑप्शन डी एंट्रोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एंट्रोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। चलिए भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा एंट्रोपैथोजेनिक इकोलाई, जिसकी वजह से इन्फेंटाइल डायरिया होता है। सेकंड है हमारा एंट्रो इन्वेसिव इकोलाई, इसकी वजह से डिसेंट्री लाइक डायरिया होता है। नेक्स्ट आएगा हमारा एंट्रोहेमरेजिक इकोलाई, इसकी वजह से ब्लडी डायरिया होता है। और नेक्स्ट है हमारा एंट्रोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, इसकी वजह से ट्रैवलर्स डायरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉमनली कॉम्प्लिकेट्स एडवांस्ड एचआईवी इन्फेक्शन। निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि कॉमनली एडवांस्ड एचआईवी इन्फेक्शन को कॉम्प्लिकेट करती है? ऑप्शन ए रेनल फेलियर, ऑप्शन बी हाई बीपी, ऑप्शन सी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, ऑप्शन डी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लाइक टीबी। राइट आंसर है हम ऑप्शन डी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लाइक टीबी। चलिए बढ़ते हैं इसके रेशनल की तरफ। एडवांस्ड एचआईवी कॉजेज सिवियर इम्यूनोसप्रेशन। एडवांस्ड एचआईवी जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इम्यूनोसप्रेशन काफी सिवियर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया हो सकता है, कैंडिडियासिस प्रेजेंट हो सकता है, सीएमवी इन्फेक्शन हो सकता है और टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेन की पॉइंट की। CD4 का काउंट अगर लेस देन 200 है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसके अंदर टीबी जो है वो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है इन एचआईवी इन इंडिया। नेक्स्ट है एचआईवी प्लस टीबी, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो मॉर्टेलिटी का कॉम्बिनेशन इसके अंदर हाई चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली टारगेटेड बाय एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस टू एलिविएट सिम्टम ऑफ शिजोफ्रेनिया। कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि प्राइमरली टारगेट किया जाता है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन के द्वारा, जिससे कि शिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को एलिवेट कर सके? ऑप्शन ए सीरोटोनिन, ऑप्शन बी डोपामिन, ऑप्शन सी नॉरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी एसिटाइल कोलिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डोपामिन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीरोटोनिन की, सीरोटोनिन का जो रोल होता है वो मूड और डिप्रेशन के अंदर होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन का रोल जो होता है वो अलर्टनेस के अंदर होता है। और एसिटाइल कोलिन की बात करें तो इसका रोल होता है मसल्स की एक्टिविटी के अंदर। डोपामिन का रोल होता है हमारा शिजोफ्रेनिया की कंडीशन के अंदर। चलिए जानते हैं इसका रेशनल क्या है। शिजोफ्रेनिया जो होता है इस मेनली ड्यू टू एक्सेस डोपामिन एक्टिविटी इन मेसोलिम्बिक पाथवे। हमारी बॉडी के अंदर मेसोलिम्बिक पाथवे होता है, उसके अंदर डोपामिन की एक्टिविटी एक्सेस हो जाती है, तो उसकी वजह से शिजोफ्रेनिया होता है। अब शिजोफ्रेनिया के लिए जो हम एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन देते हैं वो किस तरह से काम करती है, वो ब्लॉक कर देती है D2 डोपामिन रिसेप्टर को। और डोपामिन ब्लॉकेट जो होता है उसकी वजह से क्या रिड्यूस होगा, हेलुसिनेशन, डेल्यूशन और थॉट डिसऑर्डर जो कि हमें शिजोफ्रेनिया के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं वो रिड्यूस होते हैं। तो इस तरह से एंटीसाइकोटिक जो होती है वो वर्क करती है। क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी का मेन सोर्स क्या है? ऑप्शन ए डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट, ऑप्शन बी कॉन्टामिनेटेड एयर, ऑप्शन सी कॉन्टामिनेटेड वाटर, ऑप्शन डी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कंटामिनेटेड वाटर। अगर हम बात करते हैं साल्मोनेला टाइफी की, तो यह डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट नहीं होता है, कंटामिनेटेड एयर भी नहीं होती है और ना ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो किसके द्वारा स्प्रेड होता है? इसका स्प्रेड होने का रूट है हमारा फीको ओरल रूट, और मेनली किसके द्वारा? कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड से यह स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज ए रिच सोर्स ऑफ ऑक्सलेट एंड शुड बी अवॉइडेड इन ए पेशेंट विद ऑक्सलेट रीनल कैलकुलाई? निम्न में से कौन सा ऐसा फ्रूट है जो कि ऑक्सलेट का रिच सोर्स है, साथ ही साथ एक पेशेंट है हमारे पास ऑक्सलेट रीनल कैलकुलाई वाला, इस पेशेंट के अंदर हमें कौन सा फ्रूट अवॉइड करना चाहिए जिसके अंदर की ऑक्सलेट कंटेंट होता है? ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरीज, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी पेयर्स, ऑप्शन डी साइट्रस फ्रूट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरीज। चलिए जानते हैं इसका रेशनल क्या है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि ऑक्सलेट स्टोन जो होता है वो किससे बनता है। ऑक्सलेट स्टोन का फॉर्मेशन होता है कैल्शियम प्लस ऑक्सलेट से मिलकर। अब बात आती है यहाँ पर कि यहाँ पर हाई ऑक्सलेट फूड जो होता है वो क्या करता है, जो ऑलरेडी ऑक्सलेट स्टोन है वहां पर अगर हाई ऑक्सलेट फूड दे दिया तो उसकी वजह से जो स्टोन फॉर्मेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रॉबेरीज की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉबेरीज के अंदर हाई ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट हमारी एग्जाम टिप क्या रहेगी। ऑक्सलेट स्टोन वाले पेशेंट के अंदर आपको क्या करना है, अवॉइड स्ट्रॉबेरीज, स्पिनच, टोमेटो, बीटरूट्स एंड नट्स अवॉइड करने के लिए कहना है, ताकि क्या होगा, स्टोन फॉर्मेशन इंक्रीज नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर्स इन गिविंग मॉर्फिन सल्फेट ड्यूरिंग लेबर इज। ड्यूरिंग लेबर अगर हम मॉर्फिन सल्फेट देते हैं तो सबसे ज्यादा डेंजर रिस्क क्या होगा? ऑप्शन ए डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ न्यूबॉर्न, ऑप्शन बी इंक्रीज इन बीपी ऑफ वुमेन, ऑप्शन सी प्रोड्यूसेस नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग्स ब्लीडिंग टाइम ऑफ मदर एंड बेबी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ न्यूबॉर्न। चलिए इसका रेशनल भी हम देखते हैं। मॉर्फिन क्या करती है, इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इट डिप्रेसेस द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द फीटस, जिसकी वजह से आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और हम अगर बेबी का अपगार स्कोर देखेंगे तो वो भी काफी लो होगा, और यह हमारा बहुत ही सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क होता है। अब अगर हम अंदर एग्जाम टिप को देखें तो उसके अंदर आएगा ओपियोइड्स इन लेबर, रिस्क नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मतलब कि लेबर के अंदर अगर आपने ओपियोइड्स को दिया तो उसकी वजह से रिस्क रहता है कि नियोनेटल के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, इसीलिए इसे अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच वायरस? ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस मोस्ट क्लोजली किस वायरस से रिलेटेड है? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑप्शन सी एडिनोवायरस, ऑप्शन डी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। ह्यूमन वायरस जो होता है वो बिलोंग करता है पैरोमिक्सिया वेडिया फैमिली से, जो कि सिमिलर है रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस से, इसीलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट स्पर्म मोटिलिटी? निम्न में से कौन सा फैक्टर है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट कर सकता है? ऑप्शन ए लो एस्ट्रोजन लेवल, ऑप्शन बी हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड एफएसएच लेवल, ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर इन द स्क्रोटम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर इन द स्क्रोटम। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। नॉर्मली sperm production and motility require temperature 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड lower than body temperature। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और मोटिलिटी के लिए। अगर स्क्रोटल का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म का मोटिलिटी डिक्रीज होगा, स्पर्म काउंट रिड्यूस होगा, साथ ही साथ जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है वो भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए आपका जो की पॉइंट है वो रहेगा कि हीट जो होती है वो हार्मफुल होती है स्पर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग क्लॉटिंग द प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज्ड टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ। क्लॉटिंग के दौरान प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में चेंज होने के लिए किसकी प्रेजेंस के अंदर होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम आयन एंड फिब्रिनोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम आयन एंड विटामिन के, ऑप्शन सी थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड विटामिन के, ऑप्शन डी कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन।
जब भी क्लॉटिंग होती है तो वहां पर प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन के अंदर, और उसके लिए जिसकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कैल्शियम आयन की, और फिर आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। शनि हमारा द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियोसिस इन ए वुमेन विद गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज वाली जो वुमेन्स होती है उसके अंदर पॉलीहाइड्रोमनियोसिस डेवलप होने का रीजन क्या है? ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ स्वेलिंग रिफ्लेक्स इन फिटस। ऑप्शन बी, फिटल डायूरेसिस। ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड ट्रांसुडेशन। ऑप्शन डी, हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्लड वेसल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, फिटल डायूरेसिस। चलिए यह किस तरह से डेवलप होता है वो देख लेते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है उसके अंदर क्या होगा, मैटरनल ग्लूकोज जो होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, जिसकी वजह से फिटस के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप होता है, और वो लीड करेगा ऑस्मोटिक डायूरेसिस को, जिसकी वजह से फिटस जो होगा वो एक्सेस यूरिन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए एक्सेस फिटल यूरिन जो होता है उसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमनियोसिस की कंडीशन प्रेगनेंसी के अंदर डेवलप होती है उन वुमेन्स के अंदर जिनके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ देयर आर 5 एम्ब्रियोज इन वन यूट्रस इट इज कॉल्ड। अगर एक यूट्रस के अंदर 5 एम्ब्रियोज है तो इसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, ट्विंस। ऑप्शन बी, ट्रिपलेट्स। ऑप्शन सी, क्वाड्रुप्लेट्स। ऑप्शन डी, क्वांटप्लेट्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, क्वांटप्लेट्स। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा, अगर नंबर ऑफ बेबीज यूट्रस के अंदर 2 है तो उसके लिए जो टर्म होती है वो होती है हमारी ट्विंस। अगर 3 बेबीज है यूट्रस में तो उसके लिए टर्म है हमारे ट्रिपलेट्स। अगर 4 बेबीज है तो उससे आप कहेंगे क्वाड्रुप्लेट्स, और 5 है जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था तो वो होता है हमारा क्वांटप्लेट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हार्ट्स एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कॉल्ड। अगर हार्ट जो है वो खुद के इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है तो यह एबिलिटी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, ऑटोमेटिसिटी। ऑप्शन बी, कंडक्टिविटी। ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ऑप्शन डी, एक्साइटेबिलिटी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑटोमेटिसिटी। चलिए जानते हैं हम इन सारे टर्म के बारे में। सबसे फर्स्ट है हमारा ऑटोमेटिसिटी, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू जनरेट इंपल्स। नेक्स्ट आएगा हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मीनिंग है एबिलिटी टू ट्रांसमिट इंपल्स। नेक्स्ट आएगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट है हमारा एक्साइटेबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च। निम्न में से कौन सा प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च का एग्जांपल नहीं है? ऑप्शन ए, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन बी, रिव्यू आर्टिकल्स। ऑप्शन सी, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स। ऑप्शन डी, आई विटनेस अकाउंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रिव्यू आर्टिकल्स। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो सोर्सेस होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा आता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के अंदर हमें ओरिजिनल और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो होती है उससे हम प्राइमरी सोर्स कंसीडर करेंगे, और इंटरप्रिटेशन और समरी ऑफ प्राइमरी डाटा हमारा सेकेंडरी सोर्स के अंदर आता है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने क्वेश्चन के अंदर रिव्यू आर्टिकल्स जो था उसे सेकेंडरी सोर्स माना था, क्योंकि यह समराइज करता है दूसरों की स्टडीज, तो यह हमारा प्राइमरी सोर्स नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की, यह हमारा प्राइमरी सोर्स है। नेक्स्ट है हमारा रिव्यू आर्टिकल, यह प्राइमरी सोर्स नहीं है। ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स, यह प्राइमरी सोर्स है, और आई विटनेस अकाउंट भी प्राइमरी सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ बीपीएच, विच सिम्टम इज लिस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट। एक क्लाइंट है जो कि एडमिट हुआ है विद द डायग्नोसिस ऑफ बीपीएच, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ऐसा कौन सा सिम्टम है जो कि बीपीएच के अंदर सबसे कम प्रेजेंट देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी, पस इन द यूरिन। ऑप्शन सी, ड्रिबलिंग। ऑप्शन डी, डिक्रीज्ड फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पस इन द यूरिन। चलिए जानते हैं हम सिम्टम्स ऑफ कॉमन बीपीएच के सिम्टम्स को, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट आएगा हमारा यूरिनरी स्ट्रीम, नेक्स्ट आएगा हमारा ड्रिबलिंग, थर्ड आएगा फ्रीक्वेंसी, फोर्थ नॉक्चुरिया, और फिर आता है हेजिटेंसी। लेकिन पस इन द यूरिन जो है वो बीपीएच को नहीं बल्कि इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस सब्सटेंस हाइड्रोलाइजेस डाइटरी प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। निम्न में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोलाइज करता है डाइटरी प्रोटीन को अमीनो एसिड में?
ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी बाइल, ऑप्शन डी लाइपेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एमाइलेज की, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन जो कि हमारा राइट आंसर है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए यह हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारा बाइल का जो यूज होता है वो होता है फैट को इमल्सिफाई करने में, और फिर आएगा लाइपेज जो कि फैट डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। ट्रिप्सिन एक पैनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि ब्रेक करता है प्रोटीन को इनटू द पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड, इसीलिए हमें पूछा गया था प्रोटीन डाइजेशन, तो हमारा राइट आंसर ट्रिप्सिन है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल इन्फेक्शन कॉमनली एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। निम्न में से कौन सा ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कि कॉमनली किसके साथ एसोसिएट होता है, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में। ऑप्शन ए कैंडिडियासिस, ऑप्शन बी हिस्टोप्लाज्मोसिस, ऑप्शन सी एस्परजिलोसिस, ऑप्शन डी क्रिप्टोकोकसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कैंडिडियासिस। चलिए इसका रेशनल क्या है वो भी हम देख लेते हैं। कैंडिडियासिस जो होता है उसका कॉज क्या होता है, कैंडिडा एल्बिगेंस होता है। जब भी हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कैंडिडा ओवरग्रो हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, इम्यूनिटी को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास कोई पेशेंट है जो कि एंटीबायोटिक ले रहा है या फिर जिसको स्टेरॉइड चल रहे हैं, तो वहां पर आपको सोचना होगा कि यहाँ पर कैंडिडियासिस प्रेजेंट हो सकता है। फ्रोस्ट बाइट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सपोजर टू। फ्रोस्ट बाइट जो होता है वो किसके एक्सपोजर की वजह से होता है। ऑप्शन ए एक्सट्रीम हीट, ऑप्शन बी एक्सट्रीम कोल्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन डी रेडिएशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एक्सट्रीम कोल्ड। अगर कोई पर्सन है वहां पर एक्सट्रीम कोल्ड से एक्सपोज हो रहा है तो वहां पर फ्रोस्ट बाइट होने के चांसेस रहते हैं। अगर एक्सट्रीम हीट से एक्सपोज होगा तो वहां पर बर्न होने के चांसेस रहते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपोज होगा तो इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है, और उसी तरह रेडिएशन से एक्सपोज होगा तो रेडिएशन इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी टू परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स लाइक टाइंग शूलेसेस इज एन एग्जांपल ऑफ। टाइंग शूलेस जो है वो किसका एग्जांपल है। ऑप्शन ए ग्रॉस मोटर स्किल, ऑप्शन बी फाइन मोटर स्किल, ऑप्शन सी सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी लैंग्वेज डेवलपमेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फाइन मोटर स्किल। अब यहाँ पर शूलेस टाई करने का सोशल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे राइट आंसर होंगे ही नहीं। अब बात आती है हमारी कि ग्रोस मोटर स्किल है या फाइन मोटर स्किल है, इसे किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो देख लेते हैं। फाइन मोटर स्किल के अंदर क्या आता है, स्मॉल मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है फिंगर्स और हैंड्स की, जैसे कि राइटिंग या फिर बटनिंग क्लोथ्स या टाइंग शूलेसेस, यह हमारे एग्जांपल्स में आते हैं फाइन मोटर स्किल में। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रोस मोटर स्किल की, तो इसके अंदर लार्ज मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके एग्जांपल में आएगा वॉकिंग, रनिंग। अगर यह दिया होता तो ग्रोस मोटर स्किल आता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फाइन और ग्रोस मोटर स्किल को आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आपके लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग टिप है, अगर फिंगर का कोऑर्डिनेशन आ रहा है तो वहां पर हमारा फाइन मोटर स्किल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एंजाइटी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू फिजिकल सिम्टम इट इज कॉल्ड। जब एंजाइटी जो है वो फिजिकल सिम्टम के थ्रू एक्सप्रेस होती है तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए कन्वर्जन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी रिग्रेशन, ऑप्शन डी डिपर्सनलाइजेशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कन्वर्जन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। कन्वर्जन के अंदर क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल एंजाइटी और स्ट्रेस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल सिम्टम्स के अंदर, तो उसे हम कन्वर्जन कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, फिट्स विदाउट ऑर्गेनिक कॉज जो होगा वो आता है। कन्वर्जन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमें देखने को मिलता है कन्वर्जन डिसऑर्डर हिस्टीरिया के अंदर। अब एग्जाम के रिलेटेड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, मेंटल स्ट्रेस की वजह से फिजिकल सिम्टम्स अपीयर हो रहे तो वो हमारा कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। निम्न में से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। ऑप्शन ए सेमी लेंटे इंसुलिन, ऑप्शन बी रेगुलर इंसुलिन, ऑप्शन सी लेंटे इंसुलिन, ऑप्शन डी अल्ट्रा लेंटे इंसुलिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी अल्ट्रा लेंटे इंसुलिन। अगर हम बात करते हैं इंसुलिन की, यह शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग तीन तरह का होता है।
उसमें से आप देखेंगे सेमी-लेंटे और लेंटे इंसुलिन, यह दोनों ही इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं। बात करें हम रेगुलर इंसुलिन की, रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है। और लास्ट बच जाता है हमारा अल्ट्रा लेंटे इंसुलिन, जो कि हमारा राइट आंसर भी है, यह लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है।